तो वही प्रयागराज पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है। एसआईटी अतीक और अशरफ के मर्डर की जांच करेगी। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 सदस्य एसआईटी हत्याकांड की जांच करेगी। एक डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के अफसर इसमें शामिल होंगे। और जांच को लेकर क्योंकि सवाल उठाए जा रहे थे, इसके बाद ये जांच के लिए आयोग बनाया गया है। प्रयागराज पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बना दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एसआईटी अतीक और अशरफ के मर्डर की जांच करेगी। 3 सदस्यीय एसआईटी हत्याकांड की जांच करेगी, जिसमें एक डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। प्रयागराज पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। ये एसआईटी अतीक और अशरफ के मर्डर को लेकर पूरी पड़ताल करेगी, जांच करेगी। डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर रैंक के अफसर भी इसमें शामिल हुए हैं। तो एसआईटी का गठन प्रयागराज पुलिस की ओर से कर दिया गया है, क्योंकि हत्या को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस कटघरे में है और कानून व्यवस्था को कैसे खुलेआम चैलेंज किया जा सकता है, इस पर गंभीर सवाल उठे हैं। विपक्ष भी लगातार हमलावर है और इसीलिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अतीक अशरफ के मर्डर की जांच अब गहनता से की जाएगी। हर एंगल से इस मामले की पड़ताल होगी। एक डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के अफसर भी एसआईटी में शामिल किए गए हैं। प्रयागराज पुलिस ने यह बड़ा फैसला किया है। एसआईटी का गठन हुआ है। अतीक अशरफ के मर्डर की जांच होगी। लखनऊ से सहयोगी रवि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, एसआईटी का गठन हुआ है, कौन कौन इसमें अधिकारी शामिल होंगे और कितने सदस्य टीम है, कब तक जांच रिपोर्ट सामने आएगी? जी बिल्कुल, इसको लेकर जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और जल्द ही इस पूरे मामले की जांच है वो सामने आएगी। और साफ तौर पर इसको लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी घटना से बेहद ही नाराज थे और नाराजगी की वजह भी ये थी कि पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक और अशरफ की गोली मारकर शूटरों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद से विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो एसआईटी का गठन है करने की बात है वो सामने आई है। अब फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच होगी और जाँच के बाद पूरी रिपोर्ट है वो शादी को सौंपी जाएगी। क्या डेडलाइन है, कब तक रिपोर्ट आएगी रवि? जी बिल्कुल, इसको लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है और जो कि अपनी रिपोर्ट है वो जल्द ही देगी शासन को। और साफ तौर पे इसको लेकर जिस तरीके से चर्चाएं थी, विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को घेर रहा था, अब साफ तौर पे इसको लेकर कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और जो रिपोर्ट है वो कमेटी को दी जाएगी और इसके जरिए ही जानकारी हो पाएगी कि इस पूरी घटना के पीछे क्या कमी थी और किस तरीके से पूरी चीज़ें हुई थी। पुलिस की क्या इसमें कुछ कमी थी, इनपुट का क्या कुछ फेलियर साबित हुआ इसमें, या जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के जरिए सामने आएंगी। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था को सवाल है। पुलिस की कस्टडी में क्योंकि ये हत्या हुई है, इसलिए कितने पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है, क्या एक्शन अभी तक हुआ है? जी करीब 17 पुलिस कर्मियों को लेकर जानकारी आई थी कि उन पर कार्रवाई है वो की गई है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान लगातार पूछताछ की जा रही थी और अगर कस्टडी जारी रहती तो आज यानी कि आज 17 तारीख है और शाम 5 बजे तक ये पुलिस कस्टडी रिमांड मिले थे। दोनों अशरफ अतीक और इनसे पूछताछ की जानी थी। हालांकि तमाम सारे खुलासे भी इनकी पूछताछ के दौरान किए जा रहे थे और लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या कर दी गई शूटरों ने, तो बहुत सारे राज है वो दफन हो गए हैं अतीक के साथ ही, क्योंकि अतीक की मौत के साथ ही सारे राज भी दफन हो गए हैं। फिलहाल अब ये भी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जो जांच टीम पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ करी थी उसको भी कहीं ना कहीं मुश्किलें आएंगी इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मोहिशपाल की हत्या को लेकर जो साजिश की बात थी कि कहा जा रहा था कि जो अशरफ और अतीक ने जेल में रहते हुए पूरी साजिश का ताना बाना बुना था, अब ये दोनों की ही मौत हो चुकी है। तो ऐसे में ये सारी जानकारियां जुटा पाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि असद और गुलाम भी मारे जा चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना का सच कैसे सामने आएगा, क्योंकि अभी जो शूटर बचे हुए वो शूटर महज शूटर थे, उनका क्या रोल था ये फिलहाल, क्योंकि फुटेज के आधार पर सारी कार्रवाई की शुरुआत वो की गई थी। शाइस्ता परवीन को इस पूरे मामले में भी दोषी माना गया था, लेकिन जो आरोपी माना गया था, लेकिन आरोप के आधार पर उसकी तलाश भी जारी थी, उस पर मुकदमा भी लिखा गया और मुकदमे के साथ में उस पर इनाम भी घोषित किया गया। लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन है वो अभी नहीं मिली है, उसको भी लेकर तलाशा जा रहा है। तो शाइस्ता परवीन या उसके अलावा जो शूटर बचे हुए वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मुश्किल हत्याकांड के मामले में एक कह सकते हैं कि उनका जो बयान है वो बहुत कुछ जाहिर होगा पूरी घटना को लेकर, क्योंकि जो जांच टीम इस पूरे मामले की जांच करी थी प्रयागराज में हुए मुश्किल हत्याकांड के लेकर, अब वो चूंकि अब वो तो जांच चल ही रही थी, उसके साथ ही अतीक और अशरफ की जो मौत हुई है इसकी भी जांच के लिए कमेटी है वो गठित की गई है। अब जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और साफ तौर इस पूरे घटने के पीछे के जो सच है वो सामने लाने की कोशिश की जाएगी इसके जरिए। बिल्कुल, असल वजह इसके पीछे क्या है हर कोई जानना चाहता है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो वहीं अतीक और अशरफ की हत्या का जो मामला है, इसमें
अतीक अहमद का कितना बड़ा क्राइम ग्राफ रहा है और किस तरीके से उसने लोगों पर जुर्म किए हैं, कैसे वो लोगों पर जुल्म ढाता था, वो हम आपको बताएंगे। किस तरह से उसकी क्राइम कुंडली है वो आप देखिए। डॉन अतीक की हत्या हो चुकी है और इसके कई थानों में 100 से ज्यादा केस थे, यानी अतीक अहमद का एक लंबा क्राइम ग्राफ रहा है और 90 से ज्यादा केस प्रयागराज में ही दर्ज थे जहां पर उसकी हत्या हुई है। धूमनगंज में सबसे ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद पर थे और ये पूरी क्राइम कुंडली हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में एक मुकदमा, चित्रकूट और कौशाम्बी में भी एक मामला था। वहीं आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में अतीक अहमद पर केस दर्ज थे। ये पूरा क्राइम ग्राफ आपको बता रहे हैं। डॉन अतीक अहमद जिसकी हत्या हो चुकी है, किस तरीके से उसने लोगों पर जुल्म किए और किस तरह उसका रौब था, 100 से ज्यादा उस पर मुकदमे थे और कैसे उसकी हत्या हुई। हत्यारे जो थे लवलेश तिवारी शूटर नंबर 1 था, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। 5 से 6 दिन पहले ही वो घर से बाहर गया था और पहले भी वो जेल जा चुका है। लवलेश तिवारी जो कि शूटर है, नंबर 1 है, नशा करता था ये और नशे में ही घर वालों से इसने बदसलूकी भी की थी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। परिवार से उसका लेना देना नहीं था, यानी परिवार वालों से वो दूर रहता था, घर से बाहर रहता था और घर वालों को उसके बारे में ज्यादा अपडेट नहीं था। और लवलेश तिवारी जो कि शूटर नंबर 1 है, उसके बारे में हमने आपको बताया कि घर वालों से बाहर दूर रहता था। और दूसरा शूटर है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, अरुण उसका नाम है, अरुण मौर्य, जो कि शूटर नंबर 2 है। ये हमीरपुर का रहने वाला है और सुपारी किलर है, यानी पूरी तरह से ट्रेंड है। किलिंग करना इसका एक बड़ा पेशा है। बड़ा माफिया बनने की फिराक में था, बड़ा माफिया बनना चाहता था और बचपन में घर छोड़कर ये चला गया था और माफिया बनने की इसकी जो कोशिश थी उसका ही ये एक हिस्सा था। 2010 में इसने पुलिसकर्मी की भी हत्या की थी, यानी 2 शूटर के बारे में हमने आपको बताया। तीसरा जो शूटर है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, सनी सिंह इसका नाम है और ये तीसरे नंबर का शूटर है। ये आरोपी सनी सिंह जो है कासगंज का रहने वाला है और ये भी उनके साथ मिला था। 3 भाई थे ये और एक की मौत हो चुकी है। ये सनी का बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं। सनी बचपन में ही घर छोड़ चुका था, यानी ये भी घर से बाहर ही था और घर वालों के साथ इसका कोई मतलब नहीं था, यानी घर वाले खुद ही इसके साथ मतलब नहीं रखते थे। और आरोपी सनी सिंह कासगंज का रहने वाला है। इंडिया न्यूज लगातार ये सवाल भी आपको बता रहा है कि आखिर क्या इसके पीछे राज रहा है। ये जो हत्याकांड हुआ इसको लेकर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अतीक अशरफ का जो हमला हुआ, अपराधियों के पास महंगे हथियार कहां से आए और सबसे बड़ी बात कि तीनों के पास सेम हथियार कहां से आया और लवलेश, अरुण और सनी सिंह गरीब घरों से क्यों हैं। ये भी एक अपने आप में अहम सवाल है कि तीनों का जो बैकग्राउंड है लगभग वो एक जैसा ही है और इतना महंगा हथियार इन तीनों के पास कहां से आए जबकि वो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। ये भी अपने आप में सवाल है। तीनों अलग अलग छुट भैया एक साथ कैसे जुड़े, ये भी बड़ा सवाल है कि तीनों को किसने कनेक्ट किया, कैसे वो जुड़े आपस में, क्या किसी ने बदला लेने के लिए हत्या करवाई है। ये भी अहम सवाल है कि तीनों को क्या किसी चौथे किरदार ने आपस में जोड़ा, करीबियों का जो राज पर्दाफाश ना हो इसलिए सुपारी दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज ये सवाल पूछ रहा है, अतीक और अशरफ की सुरक्षा घेरा इतना कमजोर क्यों रहा कि कोई भी आसानी से शूटर्स आए और उन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दे दिया। सुंदर भाटी का नाम इसमें क्यों आ रहा है, क्या कोई दुश्मनी थी अतीक अहमद के साथ, अशरफ के साथ सुंदर भाटी की। गुड्डू मुस्लिम पर आखिर अशरफ क्या बोलना चाहता था, क्योंकि जो आखिरी शब्द थे अशरफ के वो गुड्डू मुस्लिम थे, क्योंकि उसने कहा था मेन बात गुड्डू मुस्लिम और उसके जस्ट बाद उसको शूट आउट कर दिया गया। क्या अतीक और अशरफ का जो हमला है पहले से ही रचा गया था, कोई साजिश थी, कोई प्लान था। अपराधियों के पास इतने महंगे हथियार कहां से आए, ये बुनियादी सवाल है जो हर कोई इनका जवाब जानना चाहता है, क्योंकि किस तरीके से ये तीनों शूटर आपस में मिले, क्या कोई चौथा किरदार था जो इसको लेकर आपस में इनको जोड़ रहा था। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डीजीपी के साथ बैठक खत्म हो गई है और डीजीपी के साथ बैठक करीब 40 मिनट तक चली है। यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की गई है, डीजीपी के साथ बैठक हुई है, 40 मिनट तक मंथन हुआ है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है और जो हालात अभी बन रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा इसमें हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर
मीटिंग की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। डीजीपी की जो बैठक है करीब 40 मिनट तक बैठक चली है और उसके बाद बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई है, मौजूदा हालात को लेकर भी चर्चा की गई है। डीजीपी के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, क्योंकि पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों के संपर्क में है, मॉनिटरिंग लगातार हालात पर की जा रही है। डीजीपी के साथ भी उन्होंने बैठक की है और करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली है। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रवि, मुख्यमंत्री की बैठक हुई है और 40 मिनट तक डीजीपी के साथ मंथन हुआ है, कानून व्यवस्था को लेकर जाहिर बातचीत हुई है। इसके अलावा जो तमाम अहम सवाल हैं हत्या से जुड़े हुए, उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या खुलासा अभी तक हुआ है तीनों शूटर्स के बारे में? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये तीनों शूटर से पहले तो साथ ही सुंदर भाटी गैंग के साथ कनेक्शन निकल कर आया है। उसके अलावा जो हथियार है वो भी उसी तरह से उनको मिले थे और जिस तरह से एक नाम कमाने के लिए अपना उत्तर प्रदेश में उनका नाम हो, ऐसी बड़ी घटना करना चाहते थे और उसी के चलते उन्होंने बड़े माफिया अतीक को निशाना बनाया और इसी को टारगेट करते हुए उन्होंने घटना को पहले रेकी की, उसके बाद उसकी हत्या की और जिसके बाद अब ये सारी जानकारियां है वो पूछताछ के दौरान जो सामने आई। हालांकि सूत्रों के हवाले से सारी चीजें सामने आ रही है कि जो तीनों जो शूटर पकड़े गए थे उनसे जो पूछताछ जब पुलिस ने की तो ये सारी चीजें मिली है कि तीनों ने पहले एक साथ इनको इकट्ठा हुए और उसके बाद फिर इनके दिमाग में था कि किस तरीके से एक बड़ा माफिया या इस तरीके की घटना करनी है, जिसके बाद फिर उनको लोग उनकी पहचान बन जाएंगी। तो जिसी के चलते ही उन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग की और सुंदर भाटी गैंग से जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके का कनेक्शन और कुछ निकल के आता है, क्या उस गैंग का भी कुछ इसमें रोल है। फिलहाल ये सारी चीजें जांच की है, क्योंकि जो चीजें दिख रही वैसी चीजें हैं नहीं, क्योंकि शुरुआत दौर में जिस तरीके से उन्होंने पहले हत्या की, हत्या के बाद नारे लगाए, उसके बाद वे सरेंडर भी किया। अब जो पूछताछ में चीजें आई है, पहले विरोधाभास इनका आपस में जब पूछताछ अलग अलग की गई तो उनके बयानों में विरोधाभास मिला, लेकिन जब सामने बैठाया गया तो चीजें कुछ और निकल कर आई। तो अभी भी माना जा रहा है कि जो चीजें बता रहे हैं, बयान जो दे रहे हैं, वो बयान उसमें कुछ ना कुछ बदला हुआ बयान हो सकता है। फिलहाल ये सारी चीजें जांच की है, क्योंकि एक बड़े माफिया के तौर में अतीक का इस तरीके से शूटरों के द्वारा हत्या किया जाना, उसके भाई अशरफ को मारा जाना और उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान ये सारी चीजें करना, ये अपने आप में सवाल उठाता है कि किस तरीके से ये तीनों ने इतने बड़े माफियाओं को मारा है और बिल्कुल पहले रेकी की है और कोई ये बहुत बड़ा इनका कोई। ठीक है रवि, आप बने रहे हमारे साथ। राघवेंद्र भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या जो दो मुख्य किरदार गुड्डू मुस्लिम है और शाइस्ता परवीन, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है कि कब तक उनकी गिरफ्तारी होगी, कब तक रडार पर आएंगे, क्या कोई खुलासा, कोई इनपुट उनके बारे में? अब कहीं न कहीं जो प्रयागराज की पुलिस है, अब उसका जो काम है ना वो बट गया है। कहीं न कहीं चाहे जैसे भी हो, अशरफ और अतीक की हत्या के बाद जो अतीक और इनके अशरफ के पीछे जो पुलिस काम कर रही थी, जो तमाम टीमें लगी हुई थी, अब उनको रिलैक्स मिला है। वो टीमें हट के अब वो टीमें जो हैं गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को ढूंढने में वो अपना पूरा दिमाग लगाएंगी। साथ ही जिस तरह से उमर के पीछे भी पुलिस पड़ी हुई थी और वो उसके ऊपर भी तो राघवेंद्र बड़ी बात कर रहे हैं। रवि, राघवेंद्र का ये कहना है कि देखिए अभी जो पुलिस का काम था वो बटा हुआ था, लेकिन अब पूरा फोकस रहेगा शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम पर, यानी अब पुलिस से ज्यादा दूर वो रह नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर अभी को लेकर 2 आरोपी को मार गिराया पुलिस ने, उसके बाद फिर गुड्डू मुस्लिम और असद और बाकी लोगों की तलाश की जा रही थी, लेकिन झांसी में एसटीएफ को सफलता मिली, जहां पर असद और उसके अलावा गुलाम को शूटरों को मार गिराया गया। उसके बाद बाकी के शूटर से उनको तलाशा जा रहा था, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि मुख्य तौर पर असद की तलाश थी, गुलाम की तलाश थी, वो पूरी हुई। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ये दोनों ही लोग मारे गए, लेकिन अब जिस तरह से शाइस्ता परवीन की तलाश हो रही है, उसके परिवार के सदस्यों को तलाशा जा रहा है, बाकी के शूटर है वो लापता है। गुड्डू मुस्लिम एक मुख्य किरदार है उस पूरी घटना का, उसको तलाशा जा रहा है। उसको तलाश पाने में अभी तक एसटीएफ की टीमें नाकाम रही है। हर संभव ठिकाने पर उसको तलाशा गया है, तमाम सारे लोगों की हिरासत में पूछताछ भी की गई, लेकिन जो जांच टीम है उसके हाथ खाली है। लेकिन संभावित हर जो भी ठिकाने उसके हो सकते हैं
वहां पर लगातार गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्त में हो पुलिस की, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की गिरफ्त में होगा और इस पूरी घटना से जुड़े हुए जो सच को सामने लाने की कोशिश वो की जाएगी, क्योंकि इस पूरे घटना के बिल्कुल गुड्डू मुस्लिम के पकड़े जाने से ही बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। कई ऐसे राज हैं जो बेपर्दा होंगे, क्योंकि जो अशरफ के आखिरी शब्द थे वो गुड्डू मुस्लिम ही थे। वो क्या कहना चाहता था ये गुड्डू मुस्लिम ही अब बता सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, रवि और राघवेंद्र लौटेंगे आपके पास इस मामले को लेकर, क्योंकि सियासत भी तेज हो गई है। अतीक मर्डर केस को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कस्टडी में हत्या होगी तो सवाल उठेंगे। तेजस्वी का कहना है कि कोई और राज्य होता तो सब हमला करते। अपराधी से कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनाजा अतीक का नहीं कानून का निकला है। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया और सवाल उठाए हैं, कस्टडी में हत्या को लेकर सवाल पूछे हैं और यह भी कहा कि कोई और राज्य होता तो अब तक हमला कर देते, बवाल हो जाता। अपराध और अपराधी से कोई सहानुभूति हमारी नहीं है, लेकिन ये घटना जिस तरीके से हुई है उस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लाजमी है। हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड क्या कह रहे हम? आप तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है, अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई, ये कोई तरीका थोड़ी है। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह की घटना जैसे अंजाम दी गई है उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल पुलिस कस्टडी में था, पुलिस की सुरक्षा में था और उस तरह की हत्या हो जाती है तो सवाल उठने लाजमी है। वहीं अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया कि पुलिस कस्टडी में हत्या दुखद है, कस्टडी में हत्या की जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि अपराधियों का सफाया करने का क्या यही तरीका होता है? ये सवाल वो कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि कस्टडी में कैसे हत्या हो गई, जवाब देना चाहिए। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इस घटना के बाद से ही लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी हमलावर हुए और उन्होंने भी कहा कि न्याय देने का ये कौन सा तरीका है, कस्टडी में हत्या की जांच होनी चाहिए। कुछ कर रहा है, हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही एक खराब। तो अतीक अशरफ की हत्या के मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है। वहीं तीनों शूटर्स की पुलिस रिमांड की भी तैयारी की जा रही है। आज शाम 4 बजे आरोपियों की पेशी होगी। प्रयागराज नैनी जेल में तीनों शूटर्स बंद हैं। तीनों शूटर्स हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद हैं। आज पेशी होनी है। तीनों शूटर्स की पुलिस रिमांड की तैयारी की जा रही है, क्योंकि पूछताछ इन तीनों से की जानी है। आज शाम 4 बजे आरोपियों की पेशी होगी। फिलहाल प्रयागराज नैनी जेल में तीनों शूटर्स बंद हैं। तीनों शूटर्स हाई सिक्योरिटी बैरक में हैं। अतीक और अशरफ की हत्या का ये पूरा मामला है। तीनों शूटर्स की पुलिस रिमांड की तैयारी की जा रही है। आज शाम 4 बजे आरोपियों की पेशी होगी। तीनों से सवाल जवाब किए जाएंगे। आखिर इस पूरे हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया और कब से प्लानिंग कर रहे थे? क्या कोई और भी किरदार है? कैसे ये सब लोग आपस में जुड़े? तमाम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। हमारे द्वारा एक PIL सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई है, जिसमें कि जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया गया स्पेशल DGP उत्तर प्रदेश द्वारा कि 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर्स किए जा चुके हैं, पुलिस द्वारा अपराधियों को मारा जा चुका है। तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है, जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करे और जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, साथ ही में जो अतीक अहमद और जो अशरफ का मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको भी लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंक्वायरी हो। क्योंकि पुलिस कस्टडी में मारा जाना कोई अतीक या अशरफ से मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से वारदातें हो रही हैं और जिस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। 2020 कानपुर एनकाउंटर हुए थे, जिसमें कि इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था और रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुझको लिबर्टी दी गई थी कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वी कैन परस्यू रेमेडीज एज पर टू लॉ। सो उसी लिबर्टी के चलते कानपुर एनकाउंटर की भी CBI से जांच कराने की मांग की गई है, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस
तो इस हत्या की जांच की मांग की जा रही है और वकील विशाल तिवारी तो इसे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक ले गए हैं। याचिका उन्होंने दाखिल की है और मांग की है कि इसकी पूर्व जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो, कैसे हत्या की गई और पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और सियासत भी इस पर खूब गरमा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सवाल पूछा है, डिप्टी सीएम ने भी सवाल पूछा है और तमाम राजनेता सवाल पूछ रहे हैं। रवि और शक्ति हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शक्ति, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हमला बोला उससे साफ हो जाता है कि उनको मौका मिल गया है। जिस तरह से बिहार की घटनाओं को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि ये तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई और राज्य होता तो अब तक बवाल हो जाता, हमला हो जाता। देखिए, निश्चित रूप से अब ये जो अतीक का मामला है ये न सिर्फ बिहार, आपको बताया कि माफ कीजिए यूपी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में ये फैल चुका है। खास करके बिहार में भी इसको लेकर जो है राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है, दोनों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर इस तरह की घटना आखिर कैसे होगी। पुलिस जो है 17 पुलिस की टीम साथ में थी और उसके बीच में किस तरह से 3 लोग आते हैं और अतीक और उसके भाई अशरफ को जो है गोली मार देते हैं और जो है STF की टीम जो है उन्हें सरेंडर करवाती है। तो बड़ा सवाल जो है अब बिहार में भी इसको लेकर जो है राजनीति तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। निश्चित रूप से अब इसको लेकर जो है जो यूपी सरकार जो है घिरती जा रही है और खास करके बिहार में इसको लेकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सवाल बीजेपी की सरकार पर उठाने शुरू कर दिए हैं। जी ठीक है, शक्ति और रवि आप नजर बनाकर रखेगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सियासत अपनी जगह पर है लेकिन एसआईटी का गठन हो गया है। प्रयागराज पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है जिसमें तमाम अधिकारी रहेंगे और ये रिपोर्ट जल्द ही सौंपेंगे। पूरी हत्या की जांच की जाएगी, शूटर्स के बारे में भी, क्योंकि आज पेशी होनी है। उसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। पूछताछ के बाद और भी कई राज उगले जा सकते हैं।